हाय गाइस, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरुला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हमने स्टार्ट किया था स्पेशलाइज सिस्टम्स, और स्पेशलाइज सिस्टम्स में हमने अलग अलग टाइप के स्पेशलाइज सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा था, एक्सपर्ट सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, डेटा माइनिंग के बारे में पढ़ा था, डेटा वेयरहाउसिंग पढ़ा था। उसके बाद हम EDI में आए थे, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स, और ATM के बाद हम EDI में आए थे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। और इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज में हमने जाना था कि दो सिस्टम में डेटा इंटरचेंज होगा, तो तभी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होगा। और हमने ये भी जाना था इसका यूज़ जो है हम डॉक्यूमेंटेशन के एक्सचेंज के लिए करते हैं, और इससे एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बाद ERP है। ई कॉमर्स और ERP पढ़ेंगे। ई कॉमर्स जो भी कॉमर्स ई से होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली होता है, यानी कि वेब के थ्रू होता है, इंटरनेट के थ्रू होता है। अगर आप इंटरनेट से बाइंग और सेलिंग गुड्स की कर रहे हैं, यानी गुड्स को बेच रहे हैं, गुड्स को खरीद रहे हैं, तो वो ई कॉमर्स में आ जाएगा। अगर ई कॉमर्स में इन्फॉर्मेशन शेयरिंग भी होती है, पेमेंट भी होता है। अगर मान लिया कोई सर्विस है वो रेंडर की जा सकती है, जैसे सॉफ्टवेयर बना रहे हो या कोई पर्टिकुलर म्यूज़िक डाउनलोड कर रहे हो, तो वो सर्विसेज भी इससे फुलफ़िल की जा सकती हैं, और सपोर्ट सर्विसेज भी दी जा सकती हैं। तो ई कॉमर्स एक वाइड एरिया है जहाँ पर भी वर्ल्ड वाइड वेब इलेक्ट्रॉनिकली आप कॉमर्स करते हो, ई कॉमर्स में आ जाता है। सबसे पहले ई कॉमर्स में इंफॉर्मेशन शेयरिंग के बारे में हम जान लेते हैं। ई कॉमर्स जो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का एक अच्छा मीडियम प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है WWW इफेक्टिव मीडियम प्रोवाइड करता है। आप अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। उसके अलावा क्या है कि अपनी वेबसाइट बना सकते हो। हम सब जानते हैं कि प्रोडक्ट कैटलॉग्स होते हैं वेबसाइट में, जिसे इलेक्ट्रॉनिकली सर्च किया जा सकता है, और फिर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स उसके बारे में जान लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन डेटा ऑब्टेन कर सकता है प्रोडक्ट्स के बारे में, कि कौन कौन से प्रोडक्ट सर्च किए गए, कितनी बार ये सर्च किए गए, रिक्वेस्ट मतलब एक ग्राफ बन सकता है, एक आपका एनालिसिस किया जा सकता है। उसके बाद देखा जा सकता है कि भाई विजिटर कितने आए वेबसाइट में, और अगर उन्होंने अपनी बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, क्या अगर आपका एक कैटलॉग है तो आप एक डेमोग्राफिक डेटा पता चल जाता है, मतलब किस प्रोडक्ट को कहाँ पर सर्च हो रहा है, क्या इंफॉर्मेशन इसके बारे में मानी गई है। उसके बाद पेमेंट्स होते हैं। उसके बाद हम पेमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पेमेंट्स जो है 3 मोड से हो सकता है। इंटरनेट के थ्रू, क्रेडिट कार्ड से हो सकता है। आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू, मान लिया आज रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, रेलवे को पेमेंट करना है, अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक चेक और डिजिटल कैश सिस्टम्स होते हैं, इनके थ्रू भी आप पेमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद फुलफिलमेंट है। तीसरा टॉपिक जो हमारी स्टडी में दिया गया है वो फुलफिलमेंट है। वो उसमें क्या है कि बहुत सारी कंपनी जो है वो क्या करती हैं कि इन्फॉर्मेशन को जनरेट करती है, ट्रांसफ़र करती है, एनालाइज करती हैं, और इससे ही पैसा क्रिएट करती हैं। मतलब डॉक्यूमेंटेशन बनाना, प्रोग्राम पैचेस, अपग्रेड्स बनाना, ये सारी चीज़ें इंटरनेट से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं। तो ये फुलफिलमेंट सर्विसेज में आता है। इसके द्वारा ई कॉमर्स में पैसा क्रिएट किया जा सकता है, मतलब पैसा जनरेट किया जा सकता है, कॉमर्स जनरेट किया जा सकता है, बिजनेस जनरेट किया जा सकता है। बेसिकली ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स, कॉमर्स ई के थ्रू। ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू कॉमर्स, कैसा भी कॉमर्स हो। और कॉमर्स में केवल बाइंग सेलिंग नहीं आता है, और बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं। अगर कॉमर्शियल कंसर्न है तो उसमें अगर मान लिया वो इनवॉइस जनरेट कर रहा है और दूसरे को इनवॉइस भेज रहा है, वहाँ से इनवॉइस मंगा रहा है इलेक्ट्रॉनिकली, पैसा भेज रहा है, पैसा मंगा रहा है इलेक्ट्रॉनिकली, ये सब कॉमर्शियल कंसर्न के पार्ट होते हैं। तो इनमें से कोई भी एक्टिविटी अगर की जा रही है तो वो ई कॉमर्स में आ जाएगी। उसके अलावा सपोर्ट और सर्विसेज होती हैं। तो क्या होता है कि मान लिया सपोज आपने एक विंडो का सॉफ्टवेयर खरीदा है या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर खरीदा, तो कंपनी का रिलेशनशिप खरीदते ही ख़त्म नहीं होता है। इनफैक्ट ये शुरुआत है। मतलब अगर आप उसको रिलेशनशिप को बढ़ा सकते हैं तो लॉन्ग और फ्रूटफुल रिलेशनशिप बन सकता है कस्टमर के साथ। तो कस्टमर को क्या है, असिस्टेंट चाहिए हो सकती है किसी प्रोडक्ट सर्विसेज की, फीडबैक चाहिए हो सकता है, सजेशन चाहिए हो सकता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में हेल्प चाहिए हो सकती है, और दूसरी हेल्प
चाहिए हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ ई कॉमर्स में ईजिली प्रोवाइड होती है, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड की जा सकती है। तो एडवांटेजेस क्या हैं ई कॉमर्स के? कॉस्ट की सेविंग होती है, ट्रांजैक्शन टाइम की सेविंग होती है, कोई जोग्राफिकल लिमिटेशन नहीं होती है। यानी अमेरिका में बैठा आदमी यहाँ पर सपोर्ट दे सकता है, यहाँ बैठा आदमी यूएस में सपोर्ट दे सकता है। लार्जर अवेलेबिलिटी हो जाती है कस्टमर बेस की, सप्लायर्स, और लार्जर चॉइस हो जाती है कस्टमर के लिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है टाइमिंग में। उसके अलावा क्या है, स्टोरेज और होल्डिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इन्वेंट्री, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट आ गया। जैसे ही आपको इन्वेंट्री की ज़रूरत है तभी आप उसको ऑर्डर करते हैं और उसी टाइम पर इन्वेंट्री आती है। तो इन्वेंट्री को होल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है, स्टोरेज स्पेस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी इन्वेंट्री में कितना आइटम है। जैसे बिकता गया, एक रीऑर्डर लेवल में पहुंचा, ऑटोमेटिकली ऑर्डर जनरेट हो गया, आपने अप्रूव किया, ऑर्डर आगे चले गया। तो इंटरमीडिएटरी के लिए रोल कम होते जाते हैं, और जितने इंटरमीडिएटरी कम होते जाते हैं उतने आदमी कम होते जाते हैं, जितने आदमी कम होते जाते हैं उतनी कॉस्ट कम होती जाती है, क्योंकि पैसा कौन लेता है? आदमी लेता है। हर कॉस्ट फाइनली आदमी की कॉस्ट है। तो बेसिकली आदमी की कॉस्ट कम करने में ये हेल्पफुल रहता है। लेकिन इसके रिस्क भी हैं। रिस्क क्या है? सबसे बड़े पहली चीज़ है मैसेज की कॉन्फिडेंशियलिटी का रिस्क। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया सपोज मैसेज की कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन की जा सकती है? मैसेज की कॉन्फिडेंशियलिटी सिंपल सी बात यह है कि आप जिस व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो उसकी पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर दो। अगर उसकी पब्लिक की से इनक्रिप्ट करोगे तो वो मैसेज को वही आदमी उसकी प्राइवेट की से खोल सकता है। प्राइवेट की एक पर्टिकुलर पर्सन के पास होगी, उसी के पास होगी, किसी और के पास नहीं होगी। वो अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर सकता है। दुनिया में कोई भी आदमी उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा आइडेंटिटी, सेंडर की आइडेंटिटी कैसे पता की लगाई जाएगी? अगर सेंडर की आइडेंटिटी पता लगानी है तो सेंडर अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर दे, क्योंकि प्राइवेट की उसी के पास होगी और वही उसे इनक्रिप्ट कर सकता है। और जब क्योंकि प्राइवेट की से हमने उसे इनक्रिप्ट किया है तो डिक्रिप्ट हम उसे उसकी पब्लिक की से करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति उसकी पब्लिक की उठाकर उसे डिक्रिप्ट कर देगा, क्योंकि उसकी पब्लिक की से वो डिक्रिप्ट हुआ है। तो दुनिया को ये पता चल जाएगा कि भाई ये इस व्यक्ति की पब्लिक की है, और ये आइडेंटिटी ऑफ सेंडर कंफर्म हो जाएगा। दूसरी बात, इंटेग्रिटी ऑफ मैसेज आपको मेंटेन रखनी है तो मैसेज डाइजेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो मैसेज डाइजेस्ट में कन्वर्ट करके उसको इनक्रिप्ट करके हम भेज सकते हैं हैश फंक्शंस का यूज़ करके। उसके बाद भी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे नॉन रिप्यूटेशन हो सकता है। नॉन रिप्यूटेशन कैसे होगा कि मान लीजिए सपोज मैंने भेजा तो वो मैंने ही भेजा है, मैं इसको रेप्यूडिएट नहीं करूं, मैं इसे मना ना कर सकूं, ये कैसे हो सकता है? ये आप ऐसा है कि सेंडर की जो है पब्लिक की से ही डिक्रिप्ट करेंगे। जो भी, जैसे अगर मान लिया मैंने कोई भेजा, मैं अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करूंगा और सेंडर की पब्लिक की से कोई भी आदमी उसे डिक्रिप्ट कर सकता है। लेकिन पब्लिक की सेंडर की उसको सर्टिफाई कौन करेगा? उसके लिए एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी चाहिए होगी जो उसे सर्टिफाई करेगा। उसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है कि भाई अगर मान लिया सपोज रिसीवर है, वो कहे कि भाई ये कॉन्फिडेंशियल मैसेज नहीं है, तो ये कैसे कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन की जाएगी? कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन इस तरीके से की जाएगी कि अगर रिसीवर की पब्लिक की सेंडर के द्वारा ले ली गई है, मान लिया रिसीवर जो है, रिसीवर की पब्लिक की जो रिसीव कर रहा है उसकी पब्लिक की सेंडर ने ले ली और उससे उसे इनक्रिप्ट करके भेजा, तो रिसीवर की अगर पब्लिक की से आप इनक्रिप्ट करते हो तो उसकी प्राइवेट की से ही खोला जा सकता है। यानी कि वही व्यक्ति खोल सकता है, जो रिसीवर है वही खोल सकता है, जो जिसे रिसीव करना है वही खोल सकता है उसे। तो इस तरीके से नॉन एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद ई कॉमर्स के कुछ मॉडल्स हैं, जैसे B2B है, B2C है, B2E है, B2G है। तो इस टाइप से कई रिलेशनशिप है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बिजनेस टू बिजनेस पढ़ लेते हैं, यानी B2B रिलेशनशिप। B2B रिलेशनशिप क्या है? अगर मान लिया सपोज आपका बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, कॉर्पोरेट्स आपस में बिजनेस करते हैं। मतलब हो सकता है अगर मान लिया सपोज एक बैंक को सॉफ्टवेयर बनाना है तो वो TCS के पास जाएगी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पास जाएगी। अगर मान लिया सपोज मारुति को अगर कार बनानी है तो उसके बहुत सारे वेंडर्स होंगे, बेचेंगे तो बाद में, लेकिन पहले बहुत सारे वेंडर्स होंगे, जो कोई इंजन बना रहा होगा, कोई टायर की फैक्ट्री में टायर बना रहा होगा, कोई दूसरी, इस तरीके से कई चीज़ें इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी। तो एक होलसेलर और रिटेलर की एक चेन होगी। तो ये ट्रांजैक्शन जो है
बिजनेस टू बिजनेस कहलाते हैं, कि ये दो बिजनेस टू बिजनेस के बीच में जो ट्रांजैक्शन है वो कहलाते हैं। और ये बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मारुति अगर एक कस्टमर को बेच रही है तो हो सकता है 2-4-5 लाख की कार बेच रही हो, लेकिन अगर मिंडा कॉरपोरेशन को अगर वो स्टीयरिंग के लिए ऑर्डर्स दे रही हो तो उस स्टीयरिंग की वैल्यू करोड़ों रुपए तक, करोड़ों का ऑर्डर जा सकता है। 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ का ऑर्डर जा सकता है एक बार में। ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर्स जाते हैं, तो इनकी वैल्यू बहुत हाई होती है। ये लेसर इन नंबर में होते हैं, इनके पेमेंट सिक्योर होनी चाहिए और इनकी इन्फॉर्मेशन प्राइवेट होनी चाहिए। तो B2B रिलेशनशिप, B2B लिंक साइट्स जो हैं लिंक क्रिएट करती हैं, बिजनेस टू बिजनेस लिंक क्रिएट करती है। मतलब डिफरेंट बिजनेसेस में ये एक रिलेशनशिप, एक ई कॉमर्स रिलेशनशिप, ई कॉमर्स लिंक क्रिएट करके रखती हैं। B2B के बाद आता है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर को अगर वेबसाइट भेज रही है, अगर फ्लिपकार्ट आपको कोई सामान भेज रहा है तो B2C हो जाएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर होगा। साइट जो है कस्टमर को कहती है कि भाई ये प्रोडक्ट और सर्विसेज इनकी कॉस्ट है, आप डाउनलोड कर लो, या ये फैसिलिटी डाउनलोड कर लो, म्यूज़िक डाउनलोड करना है। तो ये B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर रिलेशनशिप। कई बार क्या होता है कि वेबसाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो ये कहती हैं कि अगर आपको होटल्स में अगर मान लिया रूम चाहिए तो वो उनके पास बहुत सारे होटल्स के नेम होते हैं, तो आप कहीं पर भी जाओ उनकी साइट देखो, बुकिंग करवा सकते हो और वो एक पर्टिकुलर कमीशन वो ले लेती हैं। इसके बाद आता है B2E। B2E जो है बिजनेस टू एम्प्लॉय होता है, यानी कि अगर मान लिया सपोज वेबसाइट आपने एम्प्लॉय के लिए डेवलप की हुई है, एम्प्लॉय फीडबैक, एम्प्लॉय सैलरी, मतलब ऐसा होता है कि जैसे पेरोल सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, तो पेरोल सॉफ्टवेयर क्रिएट किया तो उसमें क्या है कि सैलरी स्लिप्स होती हैं, वो सारी की सारी जो सैलरी स्लिप्स हैं वो वेबसाइट में आप कहीं भी देख सकते हो। तो ये B2E रिलेशनशिप है। इसके बाद होता है B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट। बिजनेस टू गवर्नमेंट का मतलब ये है कि ये सारे ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के और बिजनेस के बीच में ट्रांजैक्ट करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट क्रिएट कर सकती है ये B2G मॉडल को। बेसिकली गवर्नमेंट करे तो ज़्यादा अच्छा है, तो उसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन सर्कुलर फॉर्म सारे अवेलेबल हो जाएं, एक पर्टिकुलर सेक्टर के इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट फॉर्म सारे अवेलेबल हो जाएं। तो उसमें क्या हो सकता है कि कई बार ऐसा फिक्की एसोचैम, फिक्की जैसी संस्था, जैसे हिंदुस्तान में फेडरेशन ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, वो क्या करती है, वो क्रिएट करती है ऐसी साइट्स को कि भाई पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ बिजनेस के लिए फॉर्म्स, सर्कुलर्स, ये सारी चीज़ अवेलेबल हो जाएं। और ये इन्वॉल्व करेगा ट्रांजैक्शन, जैसे पेमेंट करना है, जैसे इवन टैक्सेस, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक पोर्टल क्रिएट करता है और सारी चीज़ें उसको वहाँ पर पेमेंट करना है, तो वो भी B2G रिलेशनशिप में आता है। इसके बाद कस्टमर टू कस्टमर रिलेशनशिप है, C2C रिलेशनशिप है। कस्टमर टू कस्टमर रिलेशनशिप में कई साइट्स होती हैं, ऑक्शन साइट्स होती हैं, जिसमें क्या होता है कि एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को बेच सकता है। OLX जैसी साइट होती है कि उसमें ये दिखाते हैं कि आपके घर में एक सोफ़ा रखा हुआ है, आप उसे बेचना चाहते हो, आप उसकी फ़ोटो खींचो और क्या कहते हैं उसको उस वेबसाइट में डाल दो कि इतनी प्राइस है। अगर मान लिया सपोज़ आपके पास कोई कार है या फिर कोई पुराने कॉइन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन साइट्स में अगर आप जाओगे तो पुराने कॉइन्स का बहुत कलेक्शन है और उससे आगे प्राइसेस लिखे हुए हैं, और उस जो कॉइन्स हैं मालूम पड़ा है 1881 के हैं, 1857 के हैं। तो C2C रिलेशनशिप ये होता है। इसके बाद C2G रिलेशनशिप है, सिटीजन टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़, टैक्स रिफॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन फाइल करना या लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, इसे C2G रिलेशनशिप कहा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर ने mygov.in, मोदी ने mygov.in करके एक साइट ओपन की है, तो उसमें कोई भी जाकर अपनी ओपिनियन दे सकता है। वो भी एक C2G रिलेशनशिप का एक एग्जांपल है। उसके बाद X to X रिलेशनशिप, एक्सचेंज टू एक्सचेंज रिलेशनशिप। तो दो मर्चेंट एक्सचेंजेस के बीच में, जैसे मेटल एक्सचेंजेस है, उनके भी दो कंट्री के मेटल एक्सचेंजेस है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है क्रिएट जो कर रहा है, जो वेबसाइट पोर्टल कर रहा है, वो X to X रिलेशनशिप क्रिएट करती है। तो लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कॉमर्स, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जैसे बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। C2G यानी सिटीजन टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप बनने लग गया है धीरे धीरे।
बिजनेस टू गवर्नमेंट वो भी यूज़ में आने लग गया है। तो ई कॉमर्स क्या है? बेसिकली ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। ईडीआई सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में थोड़ा अंतर है। ईडीआई सिस्टम दो डेटाबेस के दो अलग बिजनेसों के बीच में होगा और दोनों के बीच में जो डेटाबेस है उसमें चेंज करेगा। अगर मान लिया सपोज ये मारुति है और मिंडा कॉरपोरेशन है, मारुति ने मिंडा को ऑर्डर दिया, रीऑर्डर लेवल तक पहुंचा और ऑर्डर उनके पास चला गया, तो यहाँ के डेटाबेस से वहाँ के डेटाबेस दोनों में अंतर आ जाएगा। दोनों के पास डेटाबेस होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है, डेटा का इंटरचेंज है, आपस में चेंज है। तो यहाँ पर से परचेज इनवॉइस हो जाएगी, वो वहाँ पर जाके सेल्स इनवॉइस में वो उनके सिस्टम से सेल्स इनवॉइस कन्वर्ट हो जाएगी और इसी परचेज इनवॉइस के बेसिस में वहाँ से सेल्स इनवॉइस बन जाएगी। उनके प्रोप्राइटरी सिस्टम बनाएंगे और यहाँ बीच में ईडीआई फॉर्मेट्स होंगे, वो उसे कन्वर्ट करेंगे और एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे। तो यानी प्रोप्राइटरी फॉर्मेट से ईडीआई फॉर्मेट्स में कन्वर्ट होगा। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद लास्ट चीज़ जो है हमारी वो है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, ईआरपी सिस्टम्स। ईआरपी सिस्टम्स फुल्ली इंटीग्रेटेड कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस हैं। इसमें सारे बिजनेस एप्लीकेशंस आ जाते हैं, फाइनेंस, कंट्रोल, प्रोडक्शन प्लानिंग, सेल्स, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स। बहुत सारे ईआरपी अवेलेबल हैं आज की डेट में। सैप, ओरेकल, बैन, पीपलसॉफ्ट, ये सारे अवेलेबल हैं। तो आज की डेट में क्या है, ईआरपी जो है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है, यानी कि आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक ही सिस्टम काम करेगा। अगर मान लिया सपोज क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर एक कहीं पर कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो वो ट्रांजैक्शन पूरा इफेक्ट डालेगा, पूरे सिस्टम में ट्रांजैक्शन इफेक्ट डालेगा। आज की डेट में आपका एक सेल्स हो जाती है, परचेज हो जाती है, जो भी होती है, तो क्या होता है सिस्टम में, आप इनवॉइस अलग डिपार्टमेंट कर रहा होता है, पैसा अलग डिपार्टमेंट कलेक्ट कर रहा होता है, अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग एक्सेल शीट बनती है। लेकिन जहाँ सैप या ईआरपी क्रिएट होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हो जाता है, वहाँ पर एक ही सिस्टम बन जाता है। ईआरपी जो है ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, लेकिन इसमें बहुत चेंजेस लाने पड़ते हैं प्रेजेंट सिस्टम में, डॉक्यूमेंटेशन स्टेप्स में। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर इवेल्युएट कर सकता है वो प्रोसेस जिससे कि मैनेजमेंट जो है सूटेबिलिटी या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को वर्कआउट करे। और इसमें क्या है कि आपको क्या है कई और चीज़ों को देखना पड़ता है, जैसे चेंज मैनेजमेंट देखना पड़ता है। लीगेसी सिस्टम से आप ईआरपी सिस्टम में चेंज कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि लीगेसी सिस्टम्स होते हैं, बाप दादाओं के सिस्टम्स होते हैं, पुराने सिस्टम्स होते हैं, दसियों सिस्टम्स होते हैं, वो सिस्टम्स को ख़त्म करके ईआरपी आ जाती है। तो यूज़र को आपको इस ईआरपी में ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ईआरपी में टाइम भी सेव हो जाता है। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल मिला है तो वो रिसीविंग डिपार्टमेंट मतलब अगर रॉ मटेरियल रिसीव हुआ है तो क्या है, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट जो है मतलब उसको रिकॉर्ड करेगा। अगर मान लिया सपोज गुड्स डिस्पैच हुए हैं वेयर हाउस से, फिजिकल आउटवर्ड मूवमेंट हुआ है गुड्स का, फिनिश्ड गुड्स का, तो वो अलग डिपार्टमेंट रिकॉर्ड करेगा। अगर मान लिया सपोज आपका सेल्स हुआ है तो सेल्स डिपार्टमेंट उसको करेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है रिकंसिलिएशन और कंट्रोल का, बस। हर डिपार्टमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी होती है, वो डिपार्टमेंट वो चीज़ें करता है और फिर उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट रिकंसिलिएशन ये कंट्रोल करता है। इन्फॉर्मेशन जो है एसेसेबल होगी कोई किसी भी व्यक्ति को जो ऑथराइज है। अगर मान लिया सपोज सेल्स वाला ऑथराइज है तो सेल्स को इन्फॉर्मेशन एसेसेबल होगी। एक्सेस कंट्रोल रूल्स बनते हैं, स्ट्रिंजेंट एक्सेस कंट्रोल्स रूल्स होते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है कि लेटेस्ट पोजीशन इंस्टेंटेनियसली पता चल जाती है नेटवर्क सिस्टम के द्वारा। अगर आपने उस मोमेंट की बैलेंस शीट निकालनी है, उस मोमेंट की बैलेंस शीट निकाल सकते हैं। मतलब उस डे एंड की ज़रूरत निकालने की ज़रूरत नहीं, उस मोमेंट की बैलेंस शीट भी निकाल सकते हैं। तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, ईआरपी सिस्टम पूरी तरह से इंटीग्रेटेड कॉर्पोरेट सॉल्यूशन है और ये एक बिज़नेस एप्लीकेशन है और ये सारी बिज़नेस की सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करता है, फाइनेंस और कंट्रोल को, प्रोडक्शन प्लानिंग को, सेल्स को, वेयर हाउसिंग को, लॉजिस्टिक्स को, सबको एक साथ इंटीग्रेट करता है। अब हम चलते हैं ऑडिटर के रूल पर। जिस समय ईआरपी आपकी इम्प्लीमेंट हो रही है तो उस समय कस्टमाइजेशन भी होता है।
क्योंकि ईआरपी में कई मॉड्यूल्स होते हैं, कई मॉड्यूल्स ज़रूरत नहीं होते हैं। जैसे सर्विस इंडस्ट्री में आप इन्वेंट्री का मॉड्यूल आपको ज़रूरत नहीं होता है, तो बहुत सारी कस्टमाइजेशन होती है। तो ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा कि इम्प्लीमेंटेशन और कस्टमाइजेशन सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, प्रोसीजर्स बने हैं कि नहीं बने, प्रोसीजर्स के अनुसार हो रही है कि नहीं हो रही है। और प्रोसीजर्स में ऑडिटर दो चीज़ देखेगा। सबसे पहले कहेगा कि भैया ले आओ प्रोसीजर्स, ले आओ क्या बने, और प्रोसीजर्स को चेक करेगा राइट है कि गलत है, गलत है तो फीडबैक देगा। और फिर वो देखेगा वो जो प्रोसीजर्स हैं उसके अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कस्टमाइजेशन उनके अनुसार हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन उसके अनुसार है। ऑडिटर का काम देखना और ओपिनियन देना है। ओपिनियन देने के लिए उसको एक बेस चाहिए। बेस क्या है? प्रोसीजर्स या रूल्स या रेगुलेशंस। ईआरपी बन रही है तो कोई ईआरपी अगर लग रही है तो कहीं ना कहीं कोई मैनेजमेंट नोट होगा, कहीं ना कहीं आपका फिजिबिलिटी स्टडी हुई होगी, कहीं ना कहीं सिस्टम की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हो रहा होगा, तो उसे बुलाएगा, वो कहेगा डॉक्यूमेंटेशन दो। डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा सही है गलत है, और गलत है तो फिर बोलने लगेगा ये गलत है, और अगर गलत है उसको सही कर देगा के लिए ओपिनियन देगा। सही कर देगा नहीं, सही करने के लिए ओपिनियन देगा। और अगर सही है तो देखेगा उसी के अनुसार प्रोसेसेस चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। इसके अलावा वो देखेगा कि ऑथराइजेशन देखेगा कि इंफॉर्मेशन ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा रिकॉर्डेड है कि नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देखेगा वो ट्रांजैक्शन की, सही तरीके से रिकॉर्ड है, कैंसिल है कि नहीं है, ये सारे चीज़ देखेगा। फाइनली इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स देखेगा। इंटरनल कंट्रोल्स देखेगा कि भाई सही तरीके से इंटरनल कंट्रोल्स हैं कि नहीं हैं, और जो इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट के द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं, और सबसे पहले तो वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंटेड होने के बाद वो उन्हें लेगा और उन्हीं के अनुसार देखना चालू किया करेगा कि डिपार्टमेंटल लेवल पर वो इंटरनल कंट्रोल्स अडहेर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लास्ट लेवल तक वो इंटरनल कंट्रोल लगाए जा रहे हैं कि नहीं लगाए जा रहे हैं। तो बेसिकली ये रोल है ऑडिटर का। ऑडिटर का रोल क्या है? ओपिनियन देना, प्रोसीजर्स देखना, और डॉक्यूमेंटेशन मंगाना, उस डॉक्यूमेंटेशन में गलती निकालना, और फिर उसके बाद उन डॉक्यूमेंटेशन के से देखना कि अगर डॉक्यूमेंटेशन में गलती जहाँ पर नहीं निकाल पाया उसको देखना कि इन्हीं प्रोसीजर्स के अनुसार सही हो रहा है कि नहीं, और फीडबैक देखना, चीज़ें हाईलाइट करना, एस्केलेट करना, क्रिटिसाइज़ करना। एक रीजनेबल लेवल का क्रिटिसिज्म होना चाहिए। क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, और फीडबैक और सजेशंस कॉन्स्टेंटली ऑडिटर देगा। ये ऑडिटर का रोल होगा। थैंक्स।